हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे ड्रीम दर्शन चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, यार दिक्कत यह है कि यदि आप नॉन साइंस वाले दोस्त हो, अगर नॉन साइंस वाले हैं, जैसे कि आपने आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किया है या कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन किया है, आप बहरहाल ऐसे चीज़ों को या टर्म्स को नहीं समझ पाते हो और आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत भी होती है। तो मेरा जो सीरीज चल रहा है, जो मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ कुछ साइंस की पोर्शन बता दूँ। जैसे अभी आप सामने में आपके कौन सा एग्जाम में सब इंस्पेक्टर की पेपर होने वाली है, उसके बाद पटवारी की भी हो जाएगी, आएगी, मतलब आई मीन राइट है ना। उसके अलावा राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी है, सीजीपीएससी की है, एसएससी, रेलवे में आर्मी भर्ती है। तमाम चीज़ों में बहुत सारे दोस्त को साइंस को समझने में दिक्कत होती है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है यार, मैं चाहता हूं कि आप लोग के लिए इतना कर दें कि आप डायरेक्ट जितना मैं अभी फिलहाल कराने का प्रयास कर रहा हूं उतना भी आप करेंगे ना, आपसे दोस्तों सवाल बनने तय हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो मेरा सिर्फ यह रहेगा कि मैं जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आज आपका लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है, साथ में डिटेल भी बताते जाऊंगा कुछ कुछ, है ना। लेकिन आज जो मैं टॉप 20 अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन मैं जो रखा हूं, लास्ट तक देखिएगा। और आप ज़्यादातर अगर रिवाइज करोगे और ज़्यादातर पेपर में यही सवाल आते हैं, बस आपको एक बार बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इतना तो लेके चलिए कि सवाल इसी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें अभी मज़ा आएगा आपको। ये देखिए, पहला जो हम लोग ले रहे हैं, जिसको आपको याद करना है, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है, राइट है ना। तो इकोलॉजी कहने का मतलब आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा। वो इकोलॉजी शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जो हर्नेस्ट हैकल जी हैं, उनके द्वारा दिया गया था वर्ड जो है पारिस्थितिकी का। बट भारतीय के रूप में अगर नॉमिनेट रहेगा तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को भारत का भारतीय पारिस्थितिकी का पिता या जनक कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, राइट। भारतीय कवक विज्ञान, देखिए यहाँ पर स्पेशली भारतीय भारतीय लिखा है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अदरवाइज इसके तो अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन भारतीय कवक विज्ञान तो E.J. बटलर साहब जी का यहाँ पर योगदान है, जिनको मतलब जनक कहा जाता है, अगर हम फाइनली अगर ऐसा बोलें तो, राइट। एक होता है दोस्तों भारतीय शैवाल विज्ञान, राइट है ना। तो ये आयंकर साहब जी को बोला जाता है। देखिए, कवक और शैवाल अलग अलग है। कवक के लिए बटलर याद रखिएगा और शैवाल के लिए आयंगर साहब याद करिएगा। हालांकि पूरा नाम नीचे में दिया गया है, ये देखिए डिटेल। ये देखिए लंबा सा नाम है इनका, माडयम ओसरी पार्थ सारथी आयंगर, तो ठीक है, याद रखिएगा। सवाल के लिए दोस्तों आयंगर साहब को याद रखेंगे। तीन नाम है, रामदेव मिश्र, बटलर साहब और आयंगर साहब, ठीक है, तीनों नाम याद करिएगा। बाकी चीज़ों को मैं बस आगे चलते हुए बताते जाऊंगा। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपके लिए। आप देखते जाइएगा, बहुत सारे सवाल वहीं से बनने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बताएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो यार हमारे जो महोदय हैं, अरस्तु जी को कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने ये बोला कि बायोलॉजी बोला है, लेकिन एक और नाम आता है दोस्तों, जूलॉजी। तो ये भी जो है दोस्तों, दोनों का जो है अरस्तु जी हैं, है ना, ये याद रखिएगा। जनक के रूप में अरस्तु जी को माना जाता है। बायोलॉजी हो गया या जियोलॉजी हो गया, है ना, या फिर हम इसको जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, राइट है ना, जंतु विज्ञान भी। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों के लिए अरस्तु जी हैं। और नीचे में सवाल भी देखिए लिखा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो यार बिल्कुल अरस्तु जी को कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब बताना है बॉटनी का जनक, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इनको थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और बिल्कुल ये सवाल पूछा भी जाता है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो दोस्तों मेडिकल साइंस में अगर जनक बोला जाए तो किनको कहा जाता है। तो यार इसको हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स, सी आंसर होगा, हिप्पोक्रेट्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए। देखिए, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी ये जो लाइलाज बीमारी है या इलाज बीमारी है जिसको आप इलाज करवाने जाते हैं, तो अगर कहीं से कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के द्वारा ठीक कर दिया जाता है तो क्या क्रेडिट लिया जाता है कि नहीं। यस, उसे बोला जाता है ना यार, क्या सर, कि इस डॉक्टर ने, फलाना फलाना डॉक्टर ने इस इलाज का बहुत अच्छे से इलाज किया, क्रेडिट लिया जाता है, ठीक कर दिया, वाह, ऐसा, ठीक है। तो याद रखिए, मेडिकल फील्ड में ही ऐसा प्रचलित नाम है। तो देखिए हिपोक्रेट्स, क्रेडिट्स ऐसा याद कर लेंगे, तो हिपोक्रेट्स याद रख लेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे जो बायोलॉजी या साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, उनके लिए तो भी अच्छा है, पढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन वाले हैं, साइंस वाले, उनके लिए तो खतरनाक रहता है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें
दोस्तों ये सवाल जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करा रहे हैं, लेकिन इसके जो कुछ और वीडियो जो थ्योरी बने थे जिसको आपको याद करके जाना था, मतलब आपको ब्रांचेस की स्टडी को क्या क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के ऐसे बहुत सारे शाखाएं हैं जिनके अध्ययन से किसका क्या क्या समूह या बोला जाता है उस ग्रुप को, तो वो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके तुरंत देख लीजिए। राइट। फिलहाल दोस्तों फाइकोलॉजी किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, तो यार ये तो सवाल के लिए यूज़ किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं सवाल को एल्गी बोलते हैं, और एल्गोलॉजी अगर हम बात करें तो इसको मतलब एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं और फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, दोनों नाम याद करके जाइएगा दोस्तों। सवाल का नाम इंग्लिश में एल्ग होता है, तो फिर फाइकोलॉजी भी बोलते हैं और इसका एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं, आप इसकी इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ये तो 100% दोस्तों फसल के बारे में बात किया गया है कि किसी फसल के लिए जो मिट्टी है, टेम्परेचर है, या फिर उसके लिए जो केमिकल जो उर्वरक वगैरह है वो क्या क्या लगेगा, तो तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसको एक्चुअल में दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये याद करेंगे, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट बताया जा रहा है। बस आज हम ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं मैं उनको ही लेके आया हूँ। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि किसको नहीं पढ़ेंगे तो भी आपके लिए काम चल जाएगा, या फिर अच्छा आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा रटने के लिए बोलूँगा तो कांट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता आपके लिए, है ना। तो आपके लिए सुविधा तो दे रहे हैं यार हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए पुष्पों का अध्ययन दोस्तों, बिल्कुल ये आपका कौन सा होगा, तो एंथ्रोलॉजी। ये देखिए एंथ्रोलॉजी, ये तो पहले बताया हूँ, और इसको याद करके जाइएगा। पुष्पों का अध्ययन और क्या बोलते हैं फलों का अध्ययन, ये सब चीज़ें याद करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अब पीडोलॉजी, इसको मैं बोला था इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी चेंज कर देते हैं, हो ही गया ना, मैं बोला ना पीडोलॉजी, इसको एक्चुअल में पेडोलॉजी भी बोलते हैं, पेडोलॉजी। दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, प्रोनाउंसिएशन का खेल है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए भूमि, लैंड ये है, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसी के हिसाब से आपको करके जाना है। तो भूमि के हिसाब से अगर हम बात करें, अध्ययन किया जाता है, तो उसको पेडोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आया हुआ सवाल है। पौधों के लिए अगर हम बात करें, पौधे, फल नहीं बोला हूँ, पौधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पोमोलॉजी, यहाँ पर पौधों का अध्ययन करने के लिए क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। इसको याद कर लीजिएगा, डी इसका उत्तर होगा। पराग कणों का अध्ययन करने के लिए क्या बोलते हैं, पेलियोनोलॉजी बोलते हैं। लास्ट वाला आंसर है, लास्ट वाला पेलियोनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साग सब्जी का उत्पादन करने के लिए पहला ऑप्शन होगा, कौन सा होगा दोस्तों, तो ये होगा आपका ओलेरीकल्चर। ठीक है, ये पहले जी देखो बहुत सारा चीज़ ना ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, आज मैं फिनिश कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, और कुछ नहीं है ताकि, और इसके बाद देखिए तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल रखा हूँ मैं, आपको लगेगा यार कि ये तो मज़ा आ गया है, सर ने डायरेक्ट बता दिया, हम इसी को पढ़ के जाएंगे और एग्जाम देने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं, आप पढ़ के तो जाइएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। वार्गिकी का पितामह या फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है, तो यार सी जो है लिनियस, इसको तो याद करके जाइए, काफ़ी बार पूछा गया सवाल बनता है। तो ये दोस्तों लिनियस है, ये आप करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए जीवाणु की खोज किसने की थी। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये चीज़ जाननी भी है। जीवाणु विज्ञान की अगर हम बात करें, सूक्ष्म जीव की बात करें, तो सूक्ष्म जीव की बात करें ना, तो एक नाम आता है, और रॉबर्ट कोच जिसको बोलते हैं, रॉबर्ट कोच। ठीक है, इसके बारे में भी मुझे बताना है आप लोगों को कि रॉबर्ट कोच की जो एक योगदान है जीव विज्ञान में क्या रही है। फिलहाल तो अब हम आते हैं कि यार जीवाणु की खोज पर्टिकुलर किसने की है, तो यार इसका ल्यूवेनहोक ने किया है ना। इसका देखिए अब इसका ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, डी वाला आंसर होगा, ल्यूवेनहुक बोलते हैं। एक साथ लिख दिया है, किसी किसी बुक में उसको अलग अलग लिखा है यार, तो उससे परेशान नहीं होना है, बट फाइनली इसकी प्रोनाउंसेज ल्यूवेनहुक होता है, जीवाणु की खोज किए थे। मैं फिर से बोलूँगा, जीवाणु विज्ञान बोल देना अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आइए मैं एक महत्वपूर्ण हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके पास लेके चलता हूँ। चलिए देखिए इनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, रॉबर्ट कोच के बारे में बात करें। ठीक है, तो टीबी का इलाज ढूंढने में महान जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच हैं। इनको देखिए पढ़िए आप, रॉबर्ट कोच सूक्ष्म जीव, देखो इसीलिए बोला, ये सूक्ष्म जीव के बारे में भी लिखते हैं, ये बैक्टीरिया के जीवाणु विज्ञान के एक ख्याति नाम है इनका, युग पुरुष माने जाते हैं। देखिए ना यहाँ लिखा भी है ना। तो अब इसका मेन चीज़ को हम पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी का इलाज का पता लगाया था, उन्होंने अपने ही सबसे पहले टीबी की बैक्टीरिया की खोज की और इसे अलग करने में सफलता प्राप्त की। टीबी का कोच रोग भी
बोलते हैं, टीबी को हम कोच डिसेज भी या कोच रोग भी बोलते हैं, इनके नाम के हिसाब से ही पढ़ा है ये, है ना। आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा है। और इसके अलावा दोस्तों 1883 में हैजा के जीवाणु की भी खोज इन्होंने की। मतलब आप लेके चलिए टीबी भी और हैजा भी, दोनों एक साथ याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। ये मुझे लग रहा है कि सवाल बनने वाले हैं और बनता ही है, ठीक है। इनके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। देखिए अब मैं फिर से बता दूं, इनको आधुनिक सूक्ष्म जीविक का जनक माना जाता है। अगर डायरेक्ट सूक्ष्म जीव बोलेंगे तो एक बार के लिए अलग नाम ले सकते हैं, लेकिन आधुनिक सूक्ष्म जीव के बारे में बोलेंगे तो इनका नाम याद करके ही जाइएगा, रॉबर्ट कोच। अब आपके लिए ऑप्शन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए वो हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। रॉबर्ट कोच मतलब आप समझ जाइएगा, यह तो टीबी या हैजा या ज़्यादा ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है तो सूक्ष्म जीव से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा उसको आप लगा के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? जेनेटिक जिसको बोलते हैं आप, राइट, है ना। तो यार इसको तो आप खुद बता सकते हैं, जॉन मेडल साहब को बोल सकते हैं। एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेडल साहब हो सकते हैं, मतलब होते हैं, मेडल साहब होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, जी मेडल साहब बोलते हैं इसको, है ना। तो जी का मतलब ग्रेगर जॉन मेडल साहब, ठीक है। क्या है अनुवांशिकी इकाई क्या है? तो ये तो आप बता सकते हैं, जीन। ये देखिए जीन, क्रोमोसोम अलग है, राइसोसोम अलग है, लाइसोसोम अलग है। हम ये सब तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए क्रोमोसोम तो गुणसूत्र से संबंधित होता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं और वीडियो बनाऊंगा, अभी ये चीज़ आया नहीं है। जब मैं पहले से ही बोला हूँ, आप यदि ईमानदारी से शेयर करते हैं वीडियो, जहाँ जहाँ आप टेलीग्राम में हैं, व्हाट्सएप में हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में हैं, या स्टेटस डालिए, लेकिन शेयर करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल शानदार वीडियो आएगी और वो वही आएगा जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ को पढ़ना नहीं है। यहाँ पर लिखा है जीन क्या है, तो जीन क्या है यार? तो ये देखिए यहाँ पर डीएनए का भाग होता है यार, ठीक है, बिल्कुल डीएनए का भाग होता है। अब डीएनए हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल हम ऑप्शन के हिसाब से टैगलाइन लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, कोशिका में कौन सा अनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है? बिल्कुल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अच्छा यहीं पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो कोशिका के अगर बारे में देखिए, ये तो छोड़िए, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा सवाल आ जाता है कि कोशिका या सेल की खोज किसने की थी, है ना, तो इसको आप बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, रॉबर्ट नाम से ही है, बट रॉबर्ट हुक करके नाम है, रॉबर्ट हुक महोदय जी हैं। कोशिका सेल के बारे में अगर पर्टिकुलर खोज किसने की तो आप याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट हुक साहब लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आते हैं, कोशिका सेल में कौन से अनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है? तो ये तो डीएनए है, तो पहले ही बता दिए हैं आपको, ठीक है। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या है डबल हेलिक्स? तरीके से रहेगा, ऐसा रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके से डबल हेलिक्स वाला रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से डबल हेलिक्स का रहता है। ये एक्चुअल में डीएनए के पार्ट होता है। तो किसने दिया था? तो यार ये वाटसन व क्रिक साहब ने दिया था, ये याद कर लीजिएगा। बाद में मैं फिर मेरी अगर क्लास लगती है डीएनए और आरएनए के बारे में तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं चीज़। तो सवाल काफ़ी बार पूछा गया कि रक्त समूह के आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है रक्त समूह? जैसे A+ पढ़ते हो, B+ पढ़ते हैं, B पॉजिटिव पढ़ते हैं, राइट, है ना, OB+ पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी जो समूह की अगर बात करें तो आविष्कार कौन किया था? तो दोस्तों बिल्कुल नाम याद रहना चाहिए आपको, लैड स्टीनर साहब ने, लैड स्टीनर साहब ने, ठीक है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया गया था? तो ये बैटिंग साहब ने किया था। शॉर्ट में याद रखेंगे बैटिंग, ठीक है, और कुछ नहीं, बैटिंग, है ना। चलिए, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। और ये भी बता रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो पहले परिभाषित किए थे और जो नाम दिए थे, जिन या खोजकर्ता भी बोल सकते हैं या परिस्थिति चीज का जनक बोल सकते हैं, तो अर्नेस्ट हैकल साहब का था। लेकिन इनके द्वारा एक और काम किया गया था, पुनरावर्तन सिद्धांत। एक्चुअल में ये जो है डार्विन सिद्धांत से इंस्पायर थे। डार्विनवाद हम पढ़ते हैं। डार्विनवाद का मतलब है विकासात्मक का सिद्धांत, मतलब विकास कैसे होता है ना। किसी भी जीव जंतु के जो अलग अलग जो प्रजाति के जीव जंतु होते हैं उनमें भी विकास होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं, वहां पर विकास होते जाता है। जैसे किसी चीज का चूहे का विकास होगा तो पूंछ का विकास होते जाता है ना। मानव में फिर हाथ वगैरह का विकास हुआ है, हाथ पैर का विकास हुआ है। तो पर्टिकुलर किसी चीज का अलग अलग तरीके से विकास होना ही तो है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा डार्विनवाद का सिद्धांत। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए अच्छा, प्रतिरक्षण तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए रॉबर्ट कोच साहब ने किया था। ये रॉबर्ट कोच वही है जो स्टार्टिंग में हम बात किए थे, बिल्कुल वही। देखिए ये पुनरावर्तन सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल साहब का है। ये देखिए एक्चुअल में इन्हें उच्च प्राणियों के जो भ्रूण होती हैं उस परिवर्धन है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है उनके पूर्वज के विकासीय इतिहास की समानता के आधार पर पुनरावर्तन सिद्धांत, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ये देखिए ये इसको याद कर लीजिएगा, जाति आवर्तन सिद्धांत, ठीक है। जो इसकी एक तरीके से बोलो बायोजेनेटिक्स जो होती हैं है ना, देखिए हर जाति, देखिए इतने सारे प्रजाति हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो यार इसको तो कोई भी बता सकता है, फ्लेमिंग बोल सकते हैं। देखिए फ्लेमिंग ही है ना, सी बिल्कुल आंसर है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? अरे यार ये तो कोई भी बता देगा। ये देखिए रैबिज रोधी टीका, रैबिज। अब यार आपको पता है कि जैसे कोई भी जैसे ज़्यादातर इस रैबिज का टीका लगाया जाता है भी, जैसे भेड़िया वगैरह हो गया है ना, तो कुत्ते हो गए, भेड़िया या उस टाइप से अगर कोई भी होता है तो वो काट देता है, तो उसको तुरंत उसकी अगर कुत्ता काटता है तो आप किसका टीका लगाते हैं? रैबिज का। लेकिन इनका खोज कौन किया था? लुई पास्चर जी ने किया था, याद रखिएगा। राइट, चलिए देखिए विकास का सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत? तो यार याद करेंगे डार्विन, यही बोल रहा था मैं, डार्विनवाद भी बोलते हैं इसको, और डार्विनवाद भी बोलते हैं। और विकास का सिद्धांत कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको याद करके ही जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए प्रथम एंटीबायोटिक खोज किसने की थी दोस्तों? तो यार ये है फ्लेमिंग। ये तो हो गया है ना एंटीबायोटिक का भी और पेनिसिलिन का भी, तो इसी फ्लेमिंग यही खोज किए हैं, ठीक है। तो दोनों याद कर लीजिएगा। एक और बता रहा हूं दोस्तों, विकास के सिद्धांत के साथ साथ एक चीज और लिख लीजिएगा आप, लीजिएगा उत्परिवर्तन। देखिए लिखेंगे आप उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये आप याद कर लीजिएगा, का नाम लिख लीजिएगा। ये देखिए ये मैं लिख रहा हूँ ह्यूग डी ब्रिज, ठीक है। ये नाम है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ क्या? चलिए एक बार और लिख देते हैं। देखिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, ह्यूगो डी ब्रिज, ये नाम है ना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, उत्परिवर्तन जो वाद है वो एक्चुअल में डार्विनवाद भी बोलते हैं। जैसे देखो डार्विनवाद पढ़ते हो तो उसी को और इम्प्रूवमेंट करके जो है उत्परिवर्तनवाद बताया गया। ये जो हमारे पादप शास्त्री हैं ह्यूग डी ब्रिज, फिर से मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ह्यूग लिखिएगा, डी लिखिएगा, ब्रिज लिखिएगा, यहाँ से नाम खत्म हो गया आपका। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है इसी को हम डार्विनवाद भी बोलते हैं, ये याद करके जाना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए अब हम आगे और बढ़ते हैं और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो लामार्क दोस्तों एक और बता दे रहा हूँ, अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं लामार्कवाद बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको उपार्जित लक्षण भी कहते हैं सिद्धांत, उपार्जित लिख लीजिएगा, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो लामार्कवाद की अगर हम बात करें तो उपार्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और आप बिल्कुल कुछ याद मत करिए, इतने में आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इसी चीज़ से आपको काम चल जाएगा। कम से कम ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि यार हाँ ये तो होगा, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे रही आप बताइएगा, और मैं उन्हीं चीज़ों को बताया हूँ जो बिल्कुल ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं कई बार और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द फिर से और मुलाकात होगी।